हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के हम चैप्टर नंबर 1 जो कि दो ध्रुवीयता का अंत, जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से 2023 से 24 में जो आया है नया सिलेबस। पुराना सिलेबस में जो था वो एक और चैप्टर था, लेकिन उस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो न्यू सिलेबस के हिसाब से दो ध्रुवीयता का अंत जो है वो पहला नंबर हमारा चैप्टर हो जाएगा। तो यहाँ जैसे कि आपका नाम लिखा हुआ है चैप्टर का, दो ध्रुवीयता का अंत, तो इस चैप्टर का हम जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अति लघु क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम इस चैप्टर का पूरे क्वेश्चन आंसर को आज हम करेंगे। ठीक है, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बार्लिन दीवार का निर्माण एवं विध्वंस किस तरह ऐतिहासिक घटना कहलाते हैं। यानी बार्लिन दीवार का जो निर्माण और जो विध्वंस था वो किस तरह से एक ऐतिहासिक घटना जो है कहलाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है हमारा, आंसर कह रहा है कि शीत युद्ध के सबसे सरगम दौर में बार्लिन दीवार 1961 ईस्वी में खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। यानी कि शीत युद्ध के समय में जो है बार्लिन की दीवार को जो है 1961 ईस्वी में जो है खड़ा किया गया था। ठीक है, 1989 यानी कि 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय घटना, ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए। इसी इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध के शीत युद्ध के जो है समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। यानी कि मुख्य रूप से इसमें कहने का यह प्रयास किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विभाजित हो चुका जो हमारा जर्मनी जो था, वो जर्मनी का अब एकीकरण हो गया, यानी कि वो जर्मनी एक पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरी दुनिया के विघटन का आशय स्पष्ट करें। यानी दूसरी दुनिया का विघटन यानी कि अलग होने का आशय क्या था, इसको बताइए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ के खेमे में शामिल, यानी सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के जो प्रदर्शन थे उनको देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि आम जनता की जो सामूहिक कार्रवाई थी उसके दबाव के कारण जो है हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो अगर बच्चों आप अगर चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पीडीएफ नोट्स भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर जाकर मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा अपने नोट्स को, इस पीडीएफ नोट्स को, और वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको कराने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा छूट सकता है। इसलिए मैं कम ही क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको आप 3 नंबर क्वेश्चन के नाम से भी लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बनाते हैं तो, और नहीं तो आप डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जोसेफ स्टालिन का सोवियत संघ के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि जोसेफ जो स्टालिन था, वो जो सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण नेता था, उसका संक्षिप्त रूप से एक परिचय दीजिए। तो उसका परिचय क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका हमारा, जोसेफ स्टालिन 1879 से लेकर 1953 तक का उसका जीवन काल था। उसमें उन्होंने वह जो है लेनिन के बाद सोवियत संघ का सर्वोच्च नेता एवं राष्ट्राध्यक्ष बना। ठीक है, उसने सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में सन 1924 से 1953 तक नेतृत्व प्रदान किया। किसको मजबूत बनाने के दौर में, बच्चों आप सभी ध्यान से सुनिएगा बातों को। किसको मजबूत बनाने के दौर में, तो सोवियत संघ को, यहाँ देख रहे हैं सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके काल में, यानी कि किसके काल में, जोसेफ ब्रॉस जो था उसके काल में सोवियत संघ का तीव्रता से औद्योगिकरण हुआ। खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण कर दिया गया और उसे सन 1930 के दशक से लेकर 1953 तक सोवियत संघ में तानाशाही की स्थापना के लिए भी दोषी करार दिया गया। ठीक है, उसके बाद दोषी करार दिया जाता है
उसके बाद है कि जो भी हो उसी के नेतृत्व में, यानी कि उसे दोषी करार तो दिया गया, लेकिन जो भी हो उसी के नेतृत्व में तो सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया तथा धुरी राष्ट्रों को पराजित करने में उसने अस्मरणीय भूमिका का निर्वहन किया। उसी के काल में तो शीत युद्ध शुरू हो गया जो अनेकों वर्षों तक चला। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोरिस येल्तसेन का संक्षिप्त परिचय एवं महत्वपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका, बोरिस येल्तसेन उनका जन्म 1931 में हुआ था। वह रूस के प्रथम चुने हुए राष्ट्रपति बने। इस पद पर उन्होंने 1991 से 1999 तक कार्य किया। वह कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र पर पहुंचे। राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा उन्हें मॉस्को में मेयर बनाया गया था। कालांतर में वह गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल हो गए थे और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। किससे? कम्युनिस्ट पार्टी से जो है वह त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद जो है त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद उन्होंने 1991 में सोवियत संघ के शासक के विरुद्ध उठे विरोधी जो आंदोलन थे उसको नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेवार ठहराया गया। किसे जिम्मेवार ठहराया गया? तो इसका किसे जिम्मेवार ठहराया गया बच्चों? तो इसका मतलब कि जिम्मेवार ठहराने वाले व्यक्ति का जो नाम इसमें बताया गया है वह बोरिस येल्तसेन जो है, इन्हीं का नाम बताया गया है, जो कि यह इस आंसर के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो कि वीवीआई बताया जा रहा है। ऐसे में आपको एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले आपको मैं सभी वीवीआई क्वेश्चन आंसर को कराने का पूरी तरह से प्रयास करूँगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह हमारा है शॉक थेरेपी का, यानी ये जो शॉक थेरेपी है इसका एक दुखदायी आर्थिक दुष्परिणाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, रूस में कुल 1,500 बैंक और अन्य जो वित्तीय संस्थान थे जिनमें से लगभग आधे शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप दिवालिया हो गए। एक ऐसा ही बैंक इकॉम था। रूस के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक इकॉम को दिवालिया होने से ग्राहकों के अलावा 10,000 कंपनियों और शेयरधारकों की जो जमा पूंजी थी वह भी डूब गई। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न, यानी कि अंतिम जो प्रश्न कहते हैं वो अंतिम प्रश्न यह हमारा हो जाएगा। तो बच्चों, हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लघु उत्तरीय प्रश्न को हम करवाने का आपको प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।